तो पढ़ाना था फंक्शन ओवरलोडिंग। सब लोग हेडिंग डालिए फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग और एक लाइन लिखिए, लिखिए इफ वी वांट वी कैन, if we want we can define, we can define more than one function, more than one function with same name, with same name but different type signature, same name with different type signature, comma, it is called overloaded function. It is called overloaded function, full stop. लिखिए टाइप सिग्नेचर मीन्स, टाइप सिग्नेचर मीन्स number of arguments, number of arguments, comma, data types of arguments, data types of arguments and sequence of arguments, and sequence of arguments. चलिए सब लोग समझिए, देखिए हम बताएं कि हम अगर चाहें तो C++ में सेम नेम का मल्टीपल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एक ही नेम का एक से ज्यादा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। हम बताएं इस केस में हम एक ही नेम का एक से ज्यादा फंक्शन डिफाइन तो कर सकते हैं, नेम तो सारे फंक्शन का एक ही दे सकते हैं, लेकिन उस केस में टाइप सिग्नेचर में कुछ ना कुछ डिफरेंट करना होगा। यानी C++ में हम अगर चाहें तो मल्टीपल फंक्शन सेम नेम का डिफाइन कर सकते हैं। इस केस में नेम भले ही सेम होगा लेकिन उसके टाइप सिग्नेचर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। इसी को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग या ओवरलोडेड फंक्शन। ये टाइप सिग्नेचर क्या है? तो टाइप सिग्नेचर में हम बतलाए तीन चीज, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, डेटा टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स एंड सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट। यानी भले ही एक से ज्यादा फंक्शन का नेम सेम हो लेकिन इस तीन चीज में कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए। किसमें? नंबर ऑफ आर्गुमेंट, डेटा टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट। सब लोग देखिए एक एग्जांपल।
सर थोड़ा साइड होइए ना, लिख रहे हैं। देखिए सब लोग इस एग्जाम्पल को देखिए, यहां देखिए गौर से, हम सम नेम का मतलब एक ही नेम सम का हम 4 फंक्शन डिक्लेयर किए। इस प्रोग्राम में देखिए गौर से, सम नेम का हम 4 अलग अलग फंक्शन डिक्लेयर किए हैं। हालांकि चारों फंक्शन का नेम सेम है, लेकिन उसके टाइप सिग्नेचर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जैसे देखिए, पहला सम 2 इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, दूसरा सम 3 इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, तीसरा सम एक इंट और एक फ्लोट एक्सेप्ट करेगा, जबकि चौथा सम पहला फ्लोट दूसरा इंट एक्सेप्ट करेगा। देखिए पहला और दूसरा में क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का। पहला और तीसरा में क्या डिफरेंस है? डेटा टाइप्स का। तीसरा और चौथा में क्या डिफरेंस है? सीक्वेंस का। देखिए इसमें पहले इंट बाद में फ्लोट है, जबकि इसमें पहले फ्लोट बाद में इंट है। तो हम यही बताए थे कि अगर हम चाहें तो C++ में सेम नेम का मल्टीपल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इस केस में नेम भले ही सेम होगा, लेकिन उसके टाइप सिग्नेचर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। जैसे देखिए अभी चारों फंक्शन का नेम एक ही है सम, टाइप सिग्नेचर होगा। सर गड़बड़ हो गया बीच में सर। जा आ गया। वरना म्यूट करो अपने आप को। अल्लाह कर रहा है किसका ऑडियो। आ गया। क्या हुआ? स्क्रीन चला गया सर, आ गया। बोर्ड आ गया। ठीक है, चलिए आप अपना अपना वॉल्यूम म्यूट रखिए। चलिए देखिए, तो जैसा कि हम बताए कि 4 फंक्शन का नेम हम सबका सेम रख दिए सम, लेकिन सबके टाइप सिग्नेचर में कोई ना कोई डिफरेंस है। आइए मैं कौन डिस्टर्ब कर रहा है? देखिए मेन में सबसे पहले सम को कॉल किए हैं और 2 इंटीजर वैल्यू पास किए a और b। तो ये सर्च करेगा वैसा सम फंक्शन जो 2 इंटीजर को एक्सेप्ट करे, यानी कंट्रोल ट्रांसफर इस सम में यहां से ab चलेगा इस ab में और दोनों को ऐड करके प्रिंट कर देगा कितना? 25। अब देखिए नेक्स्ट टाइम फिर सम को कॉल करते हैं, लेकिन इस बार 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ये सर्च करेगा 3 आर्गुमेंट फंक्शन को, यानी कंट्रोल इस फंक्शन में ट्रांसफर, यहां से एबीसी चलेगा इस एबीसी में और तीनों को ऐड करके प्रिंट कर देगा कितना? 45। अब देखिए फिर से सम को कॉल किया और इस बार 2 वैल्यू पास कर रहे हैं a और b। पहला इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, यानी ये सर्च करेगा पहला इंटीजर दूसरा फ्लोट वाला फंक्शन। ये यहां से a चलेगा इस a में और यहां से b चलेगा इस b में, दोनों को ऐड करके प्रिंट कर दिए। कितना प्रिंट करेगा?
35.50। और अब देखिए सम को कॉल कर रहे हैं, पास कर रहे हैं डी और ए, मतलब पहला फ्लोट दूसरा रिंग, ये सर्च करेगा पहला फ्लोट दूसरा रिंग वाले फंक्शन को, कंट्रोल ट्रांसफर इसमें, यहां से डी इस ए में और वहां से ए इस बी में, दोनों को ऐड करके प्रिंट कर दिया कितना 35.50। यही कहलाया फंक्शन ओवरलोडिंग। किन्हीं को कोई परेशानी हो तो पूछिए। किन्हीं को कोई परेशानी हो समझने में तो पूछिए। नो सर। कोई दिक्कत नहीं तो समझ गए। एक लाइन में हम ये बताए थे कि C++ में अगर हम चाहें तो सेम नेम का मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। इस केस में सारे फंक्शन का नेम भले ही हम सेम रख दें, लेकिन उसके टाइप सिग्नेचर में कुछ न कुछ डिफरेंस करना होगा। और टाइप सिग्नेचर का मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, डेटा टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स एंड सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट्स। और यही डिफरेंसेज आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि चार फंक्शन है, चारों का नेम सम है, लेकिन उसके टाइप सिग्नेचर में देखिए हर किसी में कुछ न कुछ डिफरेंसेज है। यही कहलाया फंक्शन ओवरलोडिंग या ओवरलोडेड फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं तो लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए फंक्शन विथ डिफॉल्ट वैल्यू। फंक्शन विथ डिफॉल्ट वैल्यू हेडिंग दीजिए फंक्शन विथ डिफॉल्ट वैल्यू। लिखिए इन C++ in C++, we can assign some default value. We can assign some default value as function argument, लिखिए in this case function will be called even we pass less number of parameter, और सब लोग समझिए। देखिए हम बताए कि अगर हम चाहें तो C++ में फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त उसके आर्गुमेंट्स के लिए कुछ डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फिर से सुनिए, हम बताए कि हम अगर चाहें तो फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त उसके आर्गुमेंट के लिए कुछ डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि फ्यूचर में उस फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर कम पैरामीटर भी पास कीजिएगा तब भी वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ऐसे देखिए नॉर्मली क्या है, जैसे एक सम फंक्शन है, सपोज उसमें हम डिक्लेयर किए हैं 3 बार इंट लिखे हैं कि वो 3 इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा आर्गुमेंट के रूप में, तो जब कभी भी उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको हर हाल में 3 आर्गुमेंट पास करना होगा। यानी अगर आप 2 आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। लेकिन हम बताए कि अगर आप चाहें तो फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त उसके आर्गुमेंट के लिए अगर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देते हैं तो फायदा ये मिलेगा कि आगे चल के अगर आप कभी कम पैरामीटर भी पास करेंगे तब भी वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं एक एग्जांपल।
सब लोग देखिए, गौर से देखिए, एक सो नेम का हम फंक्शन डिक्लेयर किए हैं जो 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसमें हम 3 बार इंट लिखे हैं, लेकिन डिक्लेयर करते वक्त ही क्या किए हैं, हम तीनों आर्गुमेंट के लिए कुछ वैल्यू असाइन कर दिए। समझ गए? यानी सो एक ऐसा फंक्शन डिक्लेयर किए हैं जो 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, लेकिन तीनों वैल्यू के, तीनों आर्गुमेंट के लिए हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी है। आइए मेन में, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से देखते हैं। मेन में पहले लाइन में हम कॉल किए सो को और पास किए 10, 20 और 30, मतलब सो नाम के फंक्शन को कॉल किए और 3 आर्गुमेंट पास किए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कंट्रोल ट्रांसफर सो में वहां से 3 आर्गुमेंट चल रहा है, 10, 20 और 30, किसमें आएगा, ए, बी और सी में। सी आउट एबीसी क्या प्रिंट करेगा, 10, 20 और 30, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट टाइम हम सो को कॉल कर रहे हैं और इस बार 2 ही आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, 10 और 20। देखिए जैसे ही सो को कॉल करेंगे और 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, ये सर्च करेगा 2 आर्गुमेंट का सो, लेकिन 2 आर्गुमेंट का सो तो है ही नहीं, कितना है, एक ही सो है जो 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। देखिए अगर हम यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू अभी नहीं दिए होते तो जैसे ही सो को कॉल करते 2 आर्गुमेंट पास करते, यहाँ एरर आ जाता, क्योंकि ये सर्च करता है 2 आर्गुमेंट का सो और 2 आर्गुमेंट का फंक्शन है नहीं, तो अंत में एरर आ जाएगा। लेकिन अभी चूंकि सो के लिए हम डिफॉल्ट वैल्यू असाइन किए हैं, इसलिए कोई एरर नहीं आएगा। अगर आप सो को कॉल करते वक्त कम आर्गुमेंट भी पास करेंगे तब भी यही फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी जब 2 आर्गुमेंट पास करेंगे तब भी कंट्रोल इसी में आएगा। यहां से जो 2 वैल्यू पास किए 10 और 20, किसमें आएगा, ए और बी को ओवरराइड करेगा, जबकि सी अपना डिफॉल्ट वैल्यू लेगा और जब सी आउट एबीसी प्रिंट करेंगे क्या करेगा, सी आउट 10, 20 और सी अपना वैल्यू 300। क्योंकि तीसरे आर्गुमेंट के लिए आप कोई वैल्यू पास नहीं किए, तो तीसरा आर्गुमेंट अपना डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया। और इसी तरह से नेक्स्ट टाइम हम सो को कॉल किए और सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। देखिए यहां भी वही प्रॉब्लम, अगर आप अभी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं किए होते तो एरर आ जाता, क्योंकि जैसे ही आप लिखते सो 10, सो को कॉल करते और एक आर्गुमेंट पास करते, 1 आर्गुमेंट फंक्शन चूंकि है नहीं इसलिए एरर आ जाता, लेकिन अभी एरर नहीं आएगा क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू असाइन किए हैं। इस केस में यही फंक्शन कॉल होगा, वहां से 10 चलेगा, ए को ओवरराइड करेगा, जबकि बी और सी अपना डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, क्या प्रिंट करेगा, 10, 200 और 300। और इसी तरह नेक्स्ट टाइम सो को कॉल किए, इस बार कोई पैरामीटर पास नहीं किए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इस केस में भी यही फंक्शन कॉल होगा, ए बी सी तीनों ही अपना डिफॉल्ट वैल्यू लेगा और क्या प्रिंट करेगा, 100, 200 और 300। कोई दिक्कत किन्हीं को समझने में, किन्हीं को कोई परेशानी हो तो पूछिए। क्या सब लोग समझ रहे हैं, कोई परेशानी है किन्हीं को? नो सर। नो सर। नहीं है तो एक प्रोग्राम लिखिए, राइट ए प्रोग्राम टू डिफाइन ए फंक्शन, write a program to define a function which will returns the sum of maximum 5 integer values, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कीजिए जो मैक्सिमम 5 इंटीजर वैल्यू को ऐड करके रिटर्न करे। समझे सब लोग? यानी एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो मैक्सिमम 5 इंटीजर वैल्यू को सम करके रिटर्न करे। मैक्सिमम 5 कहने का मतलब कि अगर हम 4 वैल्यू पास करें तब भी उसको ऐड करें, 3 में को भी और 2 को भी, मैक्सिमम 5 वैल्यू को ऐड कर सके। बनेगा प्रोग्राम? यस सर। कैसे बनेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे?
यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सर, लेकिन उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे पांचों पैरामीटर को हाँ, में। कौन बोल रहा है? सत्यजीत सर। हाँ, सत्यजीत नाम लिखा तो सत्यजीत। नजर ही नहीं आता। सोचिए, पहला बार ऐसा हो रहा है कि टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ना आप टीचर को पहचानते हैं और ना आपको टीचर पहचानते हैं। ना हम आपको देखे हैं कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, और ना आप हमको देखे हैं, बस सिर्फ पढ़ाई हो रहा है। नहीं सर, आपको तो रोज देखते हैं सर वीडियो में। वीडियो देखने से पूरे मतलब फेस टू फेस नहीं ना देखा। नहीं सर, देखे फेस टू बुलेट से आते थे आप। ऑफिस में देखे थे सर आपको, जब मीटिंग हुआ था सर। बस कॉलेज खुलने का इंतजार है सर। लगता है कि कॉलेज खुलेगा इस साल तो नहीं सर। अगले साल। अगले साल से तुम्हारा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। देखिए क्या होता है। इस प्रोग्राम को, चाइना का देन है। प्रोग्राम अभी हम खोले हैं, उसको देखिए, बनाते हैं। यानी आपको एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो मैक्सिमम 5 इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करे ऐड करके। देखिए सब लोग, एक सम नेम का फंक्शन डिक्लेयर किए हैं जो 5 इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। देखिए 1 2 3 4 और 5 वैल्यू लिखे, लेकिन इस लास्ट 3 को हम क्या किए, 0 से इनिशियलाइज कर दिए। इसका मतलब क्या होगा कि सम को कॉल करने के लिए 2 आर्गुमेंट तो मिनिमम आपको पास करना होगा, क्योंकि सम 2 के बिना तो होगा नहीं, तो 2 तो कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप चाहे तो मैक्सिमम 5 तक पास कर सकते हैं, चाहे तो 3 4 सब में काम करेगा। आइए मेन में सम को कॉल किए और 5 आर्गुमेंट पास किए, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इस फंक्शन में आएगा, यहां से 10 20 30 40 एंड 50 आएगा। यहां किसमें आएगा, ए बी सी डी और ई में, और सबको ऐड करके एस में रखे, रिटर्न एस। यहां से जो एस रिटर्न करेगा उसको डायरेक्ट हम प्रिंट कर रहे हैं। कितना प्रिंट करेगा, 60 100 150। अब देखिए नेक्स्ट टाइम सम को कॉल की और इस बार 4 ही आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो 10 20 30 और 40 यहां से चलेगा। ए बी सी और डी ओवरराइड करेगा, जबकि ई अपना डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, और ई का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। तो 0 अगर ऐड भी हो जाता है तो ये चारों ऐड होगी, कितना होगा 100 और प्लस 0, यानी कितना प्रिंट करेगा 100। नेक्स्ट टाइम फिर सम को कॉल कर रहे हैं, इस बार 3 ही आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, वहां से तीनों चलेगा। ए बी सी को ओवरराइड करेगा, जबकि डी और ई अपना डिफॉल्ट वैल्यू लेगा 0। 2 बार 0 ऐड हो जाएगा, फिर भी कोई फर्क नहीं, क्या प्रिंट करेगा 60।
नेक्स्ट टाइम फिर से सम को कॉल कर रहे हैं, इस बार दो ही आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, यहां से 10 20 चलेगा, e और b को ओवरराइड करेगा, जबकि c d और e तीनों अपना डिफॉल्ट वैल्यू लेगा और फाइनली क्या प्रिंट करेगा 30। देखिए एक ही सम फंक्शन ऐसा हम डिफाइन किए जो मैक्सिमम 5 इंटीजर वैल्यू को ऐड करके रिटर्न कर पाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब लिखिए हेडिंग दीजिए इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन लिखिए व्हेन वी कॉल ए फंक्शन, हेडिंग दीजिए इनलाइन फंक्शन और लिखिए व्हेन वी कॉल ए फंक्शन comma control will be transferred from calling function to called function. Control will be transferred from calling function to called function, and after the execution of called function, control will be again transferred from called to calling. Control will be again transferred from called to calling. Control will be again transferred from called to calling. Full stop. लिखिए if we call a function many times, if we call a function many times, comma, the program execution becomes slow. The program execution becomes slow due to control transfer. और समझिए सब लोग, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन से कहां शिफ्ट होता है? कॉल्ड में, और फिर कॉल्ड फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है, और जैसे ही कॉल्ड फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होता है कंट्रोल फिर कॉल्ड से वापस कहां शिफ्ट होता है? कॉलिंग में। तो हम बताए कि ये जो कंट्रोल कॉलिंग से कॉल्ड और कॉल्ड से कॉलिंग में शिफ्ट होगा तो इसमें कुछ ना कुछ टाइम तो निश्चित रूप से लगेगा। कंट्रोल के शिफ्ट होने में, यहां से इस फंक्शन से उसमें और उसमें से यहां आने में कुछ ना कुछ टाइम तो निश्चित रूप से लगेगा। अब देखिए चूंकि कंप्यूटर इतना फास्ट काम करता है कि अगर आप 2 बार 4 बार 10 बार 100 बार अगर फंक्शन को कॉल करते हैं और इधर उधर कंट्रोल ट्रांसफर भी होता है तो आपको बहुत ज्यादा अंतर समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतना फास्ट ये कंट्रोल शिफ्ट करता है कॉलिंग से कॉल और कॉल से कॉलिंग में वापस आ जाता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता है कि कितना टाइम लगा। मान लीजिए कि अगर एक बार कंट्रोल शिफ्ट होने में 0.5 मिली सेकंड का टाइम लगा, यानी आधा मिली सेकंड का टाइम लगा, तो ये आधा मिली सेकंड इतना कम टाइम है कि आपको समझ में, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, सोचने से पहले कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर हम किसी फंक्शन को मेनी टाइम्स कॉल करें? जैसे मान लीजिए अगर किसी प्रोग्राम में हम एक फंक्शन को 10,000 बार कॉल करते हैं तो एक बार कंट्रोल शिफ्ट होने में अगर 0.5 मिली सेकंड का टाइम लगता है तो अगर हम उसको 10,000 बार कॉल करते हैं तो ये टाइम कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 0.5, और उस केस में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा। यानी अगर किसी प्रोग्राम में किसी फंक्शन को मेनी टाइम्स कॉल करते हैं तो इस केस में कंट्रोल बार बार कॉलिंग से कॉल से कॉलिंग में जाएगा, इस वजह से हो सकता है कि आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो हो जाए। देखिए ये बात अभी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी तो आप छोटा मोटा प्रोग्राम लिखते हैं और सिस्टम का स्पीड इतना फास्ट होता है कि आपका प्रोग्राम, हर प्रोग्राम आपको फास्ट ही नजर आएगा, उसमें स्लो फास्ट कोई खास अंतर नहीं समझ में आएगा।
लेकिन आगे चल के जब आप बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे और अगर वो सॉफ्टवेयर मान लीजिए फास्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तब उस केस में आप सोचेंगे कि कोई ऐसा टूल्स हो जिससे हम अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट कर सके। जैसे आप देखते हैं कोई सॉफ्टवेयर अगर आप सिस्टम में इंस्टॉल किए और आप पता चला कि उसको ऑन किए तो 10 मिनट ऑन करने में लग गया, आप किसी पर क्लिक कर रहे हैं तो रिस्पॉन्ड इतना स्लो करता है कि 10-20 सेकंड बाद कुछ ओपन होता है, तो ऐसे सिस्टम पर आप काम करने में बोरिंग फील करते हैं। मान लीजिए कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं सब उसमें भी इस तरह का प्रॉब्लम हो कि आपका सिस्टम स्लो रिस्पॉन्ड करने लगे, यानी आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन काफी स्लो हो, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है, जो रीजन अभी हम बताए कि आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि आप प्रोग्राम में किसी फंक्शन को मेनी टाइम्स कॉल किए होंगे और इस वजह से उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो गया, स्लो हो गया। देखिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्लो किस वजह से हुआ कि बार बार जो कंट्रोल यहां से वहां और वहां से यहां आता है, इसी कारण से जो टाइम लगता है, इसी टाइम की वजह से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या हो गया, स्लो हो गया। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए we can resolve this problem, we can resolve this problem if we define a function, if we define a function directly at the point of calling, if we define a function directly at the point of calling, at the point of calling, और हम बताए कि इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं कैसे, अगर हम उस फंक्शन को जिसको बार बार कॉल करते हैं उसको डायरेक्ट कॉलिंग के जगह पर ही डिफाइन कर दें। जैसे अभी क्या है, मेन अलग है और सम अलग है, इसलिए बार बार मेन से कंट्रोल सम में जाता है और सम से कंट्रोल वापस मेन में आता है। लेकिन अगर उस सम को ही हम उठा के यहीं पर जहां कॉल कर रहे हैं मेन के अंदर वहीं पर बॉडी डिफाइन कर दें, तब तो बार बार इधर उधर जाने का झंझट नहीं, क्योंकि बॉडी यहीं पर अवेलेबल रहेगा तो यहीं पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अलग दूसरे जगह शिफ्ट करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। पर क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या अभी हम मेन के अंदर सम को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ाए थे तो आपको एक लाइन नोट में लिखाए थे कि वी कांट डिफाइन ए फंक्शन इनसाइड द अदर फंक्शन, यानी हम एक फंक्शन को कभी भी दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हर फंक्शन का अपना बॉडी सेपरेट होगा। लिखिए बट इट इज इम्पॉसिबल, लिखिए बट इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन ए फंक्शन, but it is impossible to define a function inside the other function, inside the other function। लेकिन हम बतलाए ये तो इम्पॉसिबल है कि आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आखिर रास्ता क्या है? देखिए प्रॉब्लम का वजह क्या है कि कॉलिंग फंक्शन का बॉडी अलग है और कॉल्ड फंक्शन का बॉडी अलग है, और इसीलिए बार बार कंट्रोल कॉलिंग से कॉल्ड, कॉल्ड से कॉलिंग में जाता है। अगर आप कंट्रोल ट्रांसफर का झंझट खत्म कर देंगे तभी आपका वो टाइम सेव होगा, और जब टाइम सेव होगा तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। तो इसका एक रास्ता हम बताए कि फंक्शन को अगर कॉलिंग की जगह ही डिफाइन कर दें तब, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो फंक्शन के कॉन्सेप्ट को ब्रेक करेगा, क्योंकि फंक्शन का कंसेप्ट कहता है कि एक फंक्शन के बॉडी के अंदर कभी भी दूसरे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, लिखिए टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, टू रिमूव दिस प्रॉब्लम वी कैन डिफाइन, टू रिमूव दिस प्रॉब्लम वी कैन डिफाइन frequently used function, we can define some frequently used function as inline, we can define some frequently used function as inline, full stop। लिखिए in this case
compiler creates a logical copy, compiler creates a logical copy, creates a logical copy and send to the हम क्या लिखा है, हम लिखा है in this case compiler create a logical copy and paste directly at the point of calling, paste directly at the point of calling। और देखिए हम बतलाए कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कुछ ऐसे फंक्शन जिसको आप फ्रीक्वेंटली कॉल करते हैं, मतलब बार बार कॉल करते हैं, ऐसे फंक्शन को हम इनलाइन डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए सम को आप बार बार कॉल करते हैं तो टाइम सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सम को इनलाइन डिक्लेयर कर देंगे। और जैसे ही हम फंक्शन को इनलाइन डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, उस फंक्शन का एक लॉजिकल कॉपी क्रिएट करता है और वो लॉजिकल कॉपी एक लॉजिकल कॉपी क्रिएट करता है और वो लॉजिकल कॉपी जहां फंक्शन को कॉल किए हैं वहां पर डायरेक्टली पेस्ट कर देगा। हेलो, हाँ करवा रहे हैं बिल्कुल। कौन सा यूनिवर्सिटी है? अच्छा ऐसा कीजिए 10 मिनट बाद हमको, अभी तो क्लास ले रहे हैं हम, 10 मिनट में कॉल कीजिए तो। हाँ तो हम बता रहे थे कि जैसे ही आप किसी फंक्शन को इनलाइन डिक्लेयर कीजिएगा तो कंपाइलर क्या करेगा, उसका एक लॉजिकल कॉपी क्रिएट करेगा और जहां आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहां पर पेस्ट कर देगा। देखिए फिजिकली फंक्शन को यहां से उठा के यहां किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डालना संभव नहीं है क्योंकि ये फंक्शन के कंसेप्ट को ब्रेक करेगा। लेकिन जैसे ही आप फंक्शन को इनलाइन डिक्लेयर करेंगे तो कंपाइलर उस फंक्शन का एक लॉजिकल कॉपी क्रिएट करेगा और उस कॉपी को जहां फंक्शन को आप कॉल करेंगे वहां पर पेस्ट कर देगा। और जैसे ही ऐसा होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि अब जब फंक्शन कॉल होगा तो चूंकि लॉजिकल कॉपी वहीं पर अवेलेबल रहेगा, इसलिए कंट्रोल ट्रांसफर का झंझट खत्म हो जाएगा और इस तरह से आप बच जाएंगे, मतलब आपका टाइम सेव हो जाएगा और आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में किन्हीं को? समझे सब लोग? फिर से बता दीजिए तो ये वाला लास्ट लाइन हम बताए कि इस केस में जो हम बताए कि बार बार कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें टाइम जो वेस्ट हो रहा है, जब तक उस टाइम को आप सेव नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं होगा। तो वो टाइम कैसे सेव करेंगे? तो हम एक रास्ता बताए थे कि जिस फंक्शन को आप बार बार कॉल करते हैं उस फंक्शन को जहां कॉल करते हैं वहीं पर डिफाइन कर दीजिए। जैसे सम को अगर बार बार कॉल करना है तो मेन में जहां कॉल करते हैं वहीं पर फंक्शन को डिफाइन कर दीजिए। लेकिन हम बताए ये तो संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है, तो फिर आखिर ये टाइम सेव कैसे होगा? हम बताए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैसे फंक्शन जिसको आप बार बार कॉल करते हैं उस फंक्शन को इनलाइन डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे ही आप इनलाइन डिक्लेयर करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, उस इनलाइन फंक्शन का एक लॉजिकल कॉपी क्रिएट करेगा और वो लॉजिकल कॉपी जहां जहां फंक्शन को आप कॉल करेंगे वहां पेस्ट कर देगा। और जैसे ही लॉजिकल कॉपी वहां पेस्ट करेगा तो कंट्रोल शिफ्ट होने का झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकल कॉपी वही अवेलेबल रहेगा। तो जब फंक्शन को कॉल कीजिएगा तो वही लॉजिकल कॉपी रन करेगा बार बार, कंट्रोल शिफ्ट होने का झंझट खत्म हो जाएगा और इस तरह से आपका टाइम सेव हो जाएगा और इस तरह से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। क्लियर है? एक लाइन लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, वी मस्ट डिफाइन इनलाइन फंक्शन, we must define inline function before the calling function. We must define inline function before the calling function. देखिए हम मतलब इनलाइन फंक्शन को कॉलिंग फंक्शन से पहले डिफाइन करना जरूरी होता है। क्यों? जैसे देखिए अभी आप मेन को डिफाइन किए और बाद में सम को, और मान लीजिए इसी को इनलाइन बनाना है, तो आप अगर यहाँ इनलाइन लिख भी देंगे तो उससे कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा इनलाइन का। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले कि कंपाइलर लॉजिकल कॉपी क्रिएट करता है, कंपाइल टाइम,
और प्रोग्राम का कंपाइलेशन कैसे होता है, टॉप टू बॉटम। तो जब ऊपर से कंपाइल कर लेगा, मेन को कंपाइल यहां सब करते हुए तब नीचे आएगा, तो यहां आने के बाद लॉजिकल कॉपी बना के भी पेस्ट कहां करेगा, क्योंकि इसके बाद नीचे तो कॉलिंग है ही नहीं, कॉलिंग तो ऊपर था। इसलिए ये जरूरी है कि जिस फंक्शन को आप इनलाइन बनाएं उसको कॉलिंग फंक्शन से पहले डिफाइन करें, ताकि कंपाइलर पहले उसका लॉजिकल कॉपी क्रिएट करे और फिर जहां कहीं भी फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं वहां पर उस लॉजिकल कॉपी को वो पेस्ट कर दे। कैसे देखिए एग्जांपल। देखिए सब लोग, हम वाइड शो यानी शो नेम का एक फंक्शन डिफाइन किए हैं, लेकिन इसको क्या कर दिए, इनलाइन बना दिए। तो जैसे ही इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जैसे ही कंपाइलर पढ़ेगा इनलाइन, वो क्या करेगा, इस फंक्शन के बॉडी का एक लॉजिकल कॉपी तैयार कर लेगा और अब वहां से नीचे आएगा मेन में, और मेन में देखिए एक लूप चलाए हैं 1000 टाइम, 1 से लेके कितने बार चलेगा, 1000 टाइम, और यहां शो को कॉल किए। कंपाइलर क्या करेगा, वो जो लॉजिकल कॉपी वहां बनाया उस कॉपी को यहां पर पेस्ट कर देगा, और जैसे ही पेस्ट करेगा देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब आप इस फंक्शन को 1000 बार कॉल करेंगे, चाहे 10,000 बार कॉल करें, बॉडी को यही है, इसलिए बार-बार कंट्रोल शिफ्ट होने का झंझट खत्म हो गया। आप जितने बार लूप चलाएंगे, जितने बार कॉल करेंगे, बॉडी यहीं पर है, यहीं पर बार-बार एग्जीक्यूट करेगा, और इस तरह से जो कंट्रोल शिफ्ट हो रहा था वो टेंशन खत्म हो गया, और इस वजह से जो टाइम लग रहा था शिफ्ट होने से वो टाइम भी सेव हो गया, और इस तरह से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट हो गया। कोई परेशानी? नो सर। कोई दिक्कत? समझ गए? एक चीज नोट में जल्दी से लिख लीजिए, लिखिए वी कांट, लिखिए एक मिनट, नोट में एक लाइन लिखिए इफ वी डिफाइन a large size of function, if we define a large size of function, क्या हल्ला कर रहा है रे, जा जल्दी दूसरों हल्ला कर रहा है बार बार। एक लाइन नोट में लिखिए इफ वी डिफाइन a large size of function as inline, a large size of function as inline, comma, compiler may ignore the request, compiler may ignore the request। और समझिए, देखिए हम बतलाए कि अगर हम किसी लार्ज साइज के फंक्शन को इनलाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कंपाइलर आपके रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दे। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हम क्या बतलाए थे कि जिस फंक्शन को आप इनलाइन बनाते हैं कंपाइलर उसका लॉजिकल कॉपी क्रिएट करता है और जहां जहां कॉल करेंगे वहां पेस्ट करेगा। तो अगर बहुत बड़ा साइज का फंक्शन है तो कंपाइलर उसका लॉजिकल कॉपी क्रिएट करेगा और ज्यादा जगह पर कॉल किए हैं तो हर जगह पेस्ट करेगा, तो पता चलेगा कि एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। यानी एग्जीक्यूशन फास्ट क्या होगा, पता चलेगा आपके सिस्टम में मेमोरी ही कम पड़ गया, क्योंकि जितना लॉजिकल कॉपी, जितने जगह जितना बड़ा फंक्शन होगा उतना लॉजिकल, मतलब उतना बड़ा लॉजिकल कॉपी बनाना होगा और उस केस में उतना ज्यादा मेमोरी
खपत होगा, और हो सकता है कि आपके सिस्टम में मेमोरी ही कम पड़ जाए। तो अगर आप बहुत बड़े साइज के फंक्शन को इनलाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर आपके रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देगा, उसको नहीं बनाएगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंपाइलर दूसरा प्रॉब्लम आपके सिस्टम में खड़ा ना हो जाए, इसके लिए वो आपके रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो यही था इनलाइन, और अब हेडिंग डाल लीजिए इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक, हेडिंग डाल लीजिए एरे एंड फंक्शन। एरे एंड फंक्शन, हेडिंग डालिए एरे एंड फंक्शन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अब इसके लिए, लेकिन अभी आपको कहीं जाना नहीं है, 5 मिनट का ब्रेक है और इसके बाद आपको अभी C++ का टेस्ट देना है, ठीक है? समझ? टेस्ट भी सर। क्या सुन रहे हैं सब लोग? कितना स्टूडेंट एक ईयर है? 25, 26 था, 25 के से एक को हम रिमूव कर दिए, 25 स्टूडेंट है, नहीं 24। ठीक है, अभी सबको एक टेस्ट देना है, एकदम बिल्कुल नॉमिनल टेस्ट, 5 से 10 मिनट का होगा। हम एक क्वेश्चन सेट को स्क्रीन शेयर करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट में आपको वो बनाना है। 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है। उस स्क्रीन का मतलब आपने कॉपी में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर क्या है वो लिख करके 1 से 10 तक, ओवरराइटिंग नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए, एक पेज में 1 से 10 तक क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर लिख करके उसका फोटो लेके 10 मिनट के अंदर हमको भेज देना है। यानी 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट टाइम है और 2 मिनट भेजने का टाइम है, 12 मिनट। 12 मिनट के अंदर टेस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। 12 मिनट के बाद जो भेजेंगे उनका हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि तब तो वो इधर उधर से पूछ के अपना लिख लेंगे। वैसे सिंपल है, अभी पढ़ाई ही क्या है, लगभग सीखा ही चीज है, 2-4 एक फॉर्मेलिटी था, तो इसलिए टेस्ट ले रहे हैं। तो 5 मिनट का ब्रेक है, ऑफलाइन नहीं होना है, कंटिन्यू रहना है। किन्हीं को पानी वानी पीना है तो पी लीजिए, ठीक है? ठीक है सर, आते हैं फिर। हाँ, लॉग ऑफ नहीं होना है, बस 5 मिनट में आप फ्रेश होके और हम भेजते स्क्रीन शेयर करेंगे 5 मिनट बाद।
सब आ गया पानी पी के।